नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जनरेशन जेड एजुकेशन पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर, गति, मोशन। इस वीडियो में आप जानेंगे गति और विराम क्या होते हैं, दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट, चाल, वेग और त्वरण आसान तरीके से, ग्राफ्स और मोशन के इक्वेशंस, और सबसे खास बात, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसान, एग्जाम रेडी और याद रहने वाले तरीके से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोशन, ये गति सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये रियलिटी को देखने का एक नजरिया है। क्या बात है, आज तो हमारा मिशन ही यही है कि इन बेहतरीन नोट्स को डिकोड करें और फिजिक्स कैसे काम करती है वो समझें। बिल्कुल, तो फिर शुरू करें? हाँ एकदम। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इसमें चैप्टर का टाइटल गति, मोशन लिखा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो इस चैप्टर का बेस सेट करेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी स्लाइड है। इसका टाइटल है गति और विराम, यानी मोशन एंड रेस्ट। यहां दो काफी अलग इमेजेस दिख रही हैं। एक तरफ टेबल पर रखी एक पुरानी सी किताब है जिसे विराम यानी रेस्ट का एग्जाम्पल बोला गया है, और दूसरी तरफ एक स्पोर्ट्स कार भागती हुई दिख रही है जो गति में है। राइट, मोशन और रेस्ट को यहीं से डिफाइन करते हैं। मैं ये तो समझ रहा हूं कि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो चीज रेस्ट में है, पर यार इस डेफिनेशन में एक वर्ड को बड़ा हाईलाइट किया गया है, रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु। यह संदर्भ बिंदु क्या होता है और इसका होना इतना जरूरी क्यों है डेफिनेशन में? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखने में लगता है कि हम बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के भी बता सकते हैं कि गाड़ी चल रही है ना? हाँ, मतलब आंखों से दिख तो रहा है कि गाड़ी आगे निकल गई। पर ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता है बिना तुम्हें बताएं। सच तो ये है कि बिना किसी संदर्भ बिंदु के तुम ये तय ही नहीं कर सकते कि कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है। वेट, सच्ची बिना बैकग्राउंड का पता नहीं चलेगा? एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखो। मान लो तुम एक घुप अंधेरे स्पेस में हो जहां तुम्हें एकदम कुछ नहीं दिख रहा, आसपास जीरो लाइट है। अब तुम आगे बढ़ रहे हो या एक जगह रुके हुए हो, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं तो एकदम कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आसपास तो कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, तुम्हें कंपेयर करने के लिए आसपास की दीवारें, जमीन या कोई ऑब्जेक्ट देखना ही पड़ेगा। वही दीवार या जमीन तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। अच्छा, जब तुम टेबल पर रखी उस किताब को देखते हो तो टेबल तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होता है। समय बढ़ रहा है पर किताब और टेबल के बीच का फासला वही का वही है, इसलिए हम फर्मली कहते हैं कि किताब रेस्ट में है। वाओ, मतलब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड को प्रोसेस कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। चलो अब इस रिलेटिविटी वाले चक्कर को और डीपली समझने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, विराम और गति सापेक्ष हैं, यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। स्लाइड में एक बस का ग्राफिक बना हुआ है और लिखा है कि बस में बैठे दो लोग एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं, पर बाहर सड़क पर खड़े किसी ऑब्जर्वर के लिए वो दोनों पैसेंजर्स और बस सब मोशन में हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। तो मेरा डाउट ये है यार कि अगर सब कुछ सिर्फ ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है, क्योंकि हमारी धरती खुद ही सूरज के चक्कर लगा रही है ना? भाई, तुमने तो सीधा आइंस्टाइन वाला लेवल पकड़ लिया। एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। शुक्रिया। पर क्या सच में कुछ रुका हुआ नहीं है? हाँ, इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब तुम अपने घर में आराम से सोफे पर बैठे होते हो तो तुम्हें पक्का लगता है कि तुम एकदम रेस्ट स्टेट में हो, क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा अपना घर है। राइट। पर जरा उस पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद से तुम्हें और तुम्हारे घर को किसी दूरबीन से देख रहा हो, ओ भाई, तो उस एस्ट्रोनॉट के हिसाब से तो मैं धरती के साथ साथ हजारों किलोमीटर प्रैक्टिकली स्पेस में घूम रहा हूँ। बिल्कुल, उसके रेफरेंस पॉइंट से तुम एकदम हाई स्पीड मोशन में हो। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव या सापेक्ष होते हैं। सब कुछ सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहाँ पर खड़ा है। ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव कितना जरूरी है ये तो आज एकदम क्लियर हो गया। चलो अब मोशन को मापने के तरीकों को समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं, जहां फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की बात हुई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है फिजिक्स का। यहां इनको दो कैटेगरीज में साफ डिवाइड किया गया है। पहली है अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी नंबर चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे दूरी, चाल, समय वगैरह। और दूसरी है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज, जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन भी उतनी ही जरूरी है, जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण।
पर यार एक बात बताओ, पूछिए। ये डायरेक्शन ऐड करने से हमारी रियल लाइफ समझ या फिजिक्स कैलकुलेशन में इतना क्या बड़ा बदलाव आ जाता है कि इनकी एक अलग टीम ही बना दी? इसको समझने के लिए ना एक ट्रेजर हंट यानी खजाने की खोज वाला सीन इमेजिन करो। मान लो मैंने तुमसे आकर कहा कि दोस्त, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अच्छा। अब ये 5 किलोमीटर एक स्केलर क्वांटिटी हुई जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब तुम उस खजाने को ढूंढने कैसे जाओगे? यार ऐसे तो मैं आसपास का पूरा 5 किलोमीटर का सर्कल ही खोदना लूंगा, पता ही नहीं चलेगा किस तरफ जाना है, पागल हो जाऊंगा। और इतनी मेहनत के बाद भी शायद कुछ ना मिले। पर अब अगर मैं अपने क्लू को थोड़ा बदलकर कहूं कि यहां से ठीक नॉर्थ दिशा में 5 किलोमीटर जाओ, तो क्या होगा? ओ, तब तो सीधा मैं उस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा जहां खजाना है। वही तो, ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। दिशा या डायरेक्शन ऐड होते ही इंफॉर्मेशन एकदम कंप्लीट और लेजर शार्प हो जाती है। फिजिक्स में खासकर जब हम फोर्स पढ़ते हैं तो डायरेक्शन पूरा रिजल्ट बदल देती है। मतलब वेक्टर तो सच में बड़ी पावरफुल चीज लग रही है यार। तो स्केलर और वेक्टर के टकराव को डीपली समझने के लिए अब अगली स्लाइड देखते हैं, दूरी और विस्थापन, यानी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ स्लाइड में लिखा है कि दूरी तय किए गए मार्ग की कुल वास्तविक लंबाई है। ये एक अदिश राशि है और हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं विस्थापन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी एक स्ट्रेट दूरी है। ये सादिश यानी वेक्टर है। पर यार एक लाइन ने मुझे अटका दिया है। यहाँ पर लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव दूरी कैसे हो सकती है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हजम नहीं हो रहा मुझे। इसमें दिशा का बड़ा रोल है। राइट। अब मैथ्स की कैलकुलेशंस में हम हर बार नॉर्थ या साउथ लिखने के बजाय दिशा को प्लस और माइनस साइन के जरिए दिखाते हैं। मान लो तुम एक लंबी स्ट्रेट रोड पर खड़े हो, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी 0। ओके, 0 हो गया। तुमने आगे की तरफ यानी राइट साइड में 10 मीटर चलना शुरू किया। हमने उस फॉरवर्ड दिशा को पॉजिटिव मान लिया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस 10 मीटर। अच्छा, मतलब यहाँ प्लस साइन बस ये बता रहा है कि मैं अपनी चुनी हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, है ना? एकदम परफेक्ट। अब मान लो वहां से तुम पीछे मुड़ते हो, उस 0 पॉइंट को क्रॉस करते हो और पीछे बैकवर्ड साइड की तरफ 5 मीटर निकल जाते हो। तो अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि तुमने अब ओरिजिनल डायरेक्शन के एकदम ऑपोजिट दिशा पकड़ ली है, हम उस रिजल्ट को -5 मीटर लिखेंगे। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई लेंथ गायब हो गई है। अच्छा, मतलब माइनस का साइन सिर्फ दिशा बताने का एक मैथमेटिकल जीपीएस जैसा है। वही तो, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वस्तु आगे बढ़ने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे चली गई है। चलो, दिशा तो समझ आ गई। अब इसमें जीरो वाले फैक्टर को डिटेल में समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं, जहां जीरो डिस्प्लेसमेंट का जादू दिखाया है। हाँ, ये 0 वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। यहाँ एक सर्कुलर ट्रैक यानी वृत्ताकार मैदान का ग्राफ है। स्लाइड बताती है कि अगर कोई इंसान इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी स्टार्टिंग लाइन पर आकर रुक जाए, तो उसने दूरी तो ट्रैक की सर्कमफ्रेंस के बराबर तय की। मतलब मैथ्स में 2πr। हाँ, पर उसका विस्थापन एकदम 0 होगा। कारण यही दिया है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है। तो यार मेरा एक सवाल है, अगर मैं सुबह स्कूल जाऊं और वापस घर आ जाऊं, तो क्या मेरा दिन भर का डिस्प्लेसमेंट टेक्निकली 0 है, चाहे मैं चल चल कर कितना भी थक गया हूं? हाँ दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिक्स को तुम्हारी मेहनत और थकन से बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो बहुत नाइंसाफी है यार। है तो, पर फिजिक्स सिर्फ तुम्हारी पहली स्टेट और आखिरी स्टेट के बीच एक सीधी लाइन खींचकर डिस्टेंस नापती है। अगर तुम सुबह घर से निकले और शाम को वापस उसी जगह आ गए, तो दोनों पॉइंट्स ओवरलैप कर गए और वहां कोई लाइन बची ही नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। पर ध्यान रखना, तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कभी 0 नहीं हुई। तुम्हारे हर एक कदम को काउंट किया गया है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सच में थोड़ा ट्रिकी है, पर मजा आया। चलो, अब इस मोशन को समय की कसौटी पर परखने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। एक समान और असमान गति यानी यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी काफी बेसिक बट जरूरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिखा है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल्स में बराबर दूरी तय करती है, चाहे टाइम का इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस तय होता है, जैसे ट्रैफिक में फंसी एक कार। सही पढ़ा। पर यार एक डाउट आ रहा है यहाँ, रियल वर्ल्ड में क्या परफेक्टली यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है, या ये बस किताबों में फिजिक्स के आसान क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक आइडियल कॉन्सेप्ट है? तुमने बहुत सही डीपली सोचा इस पर।
अगर हम धरती पर अपनी डेली लाइफ की बात करें तो परफेक्टली यूनिफॉर्म मोशन मिलना प्रैक्टिकली रेयर ही है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रुकावट होती है ना। हाँ, चाहे गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, सड़क पर थोड़ा फ्रिक्शन तो होगा, हवा का प्रेशर है और ट्रैफिक तो हमेशा ही मिलता है। तो अर्थ पर स्पीड कंटिन्यूअसली थोड़ी बहुत बदलती ही रहती है। तो फिर इसे इतना पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि फिजिक्स में ये एक आइडियल स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है जिससे हम कंपेयर कर सकें। हाँ, अगर तुम एक स्पेस प्रोब की बात करो जहाँ ना हवा है ना पास में ग्रेविटी है, वहाँ वो आराम से सालों तक एक यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। पर अर्थ पर ये एक बेंचमार्क जरूर है। स्पेस प्रोब वाली बात से क्लियर हो गया। चलो अब मोशन की रफ्तार को मापने का फॉर्मूला समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। चाल यानी स्पीड। यहाँ से थोड़े फॉर्मूला शुरू होंगे। स्लाइड में एक स्पीडोमीटर का ग्राफिक बना है। डेफिनेशन है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। फॉर्मूला सिंपल है, v = s/t। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। और यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी दिया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पर यार एक प्रैक्टिकल सवाल है। पूछो यार। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर लगा होता है, क्या वो हमें उस एग्जैक्ट सेकंड की स्पीड बताता है या उसने पिछले कुछ मिनट्स का एवरेज निकाला होता है? जो गाड़ी का स्पीडोमीटर तुम्हारे सामने लगा होता है ना, वो तुम्हें स्ट्रिक्टली उस एग्जैक्ट पल की स्पीड दिखाता है। इसे हम फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड या तत्कालिक चाल बोलते हैं। अच्छा, तत्कालिक चाल। हाँ, मान लो तुम हाईवे पर मस्त 100 की स्पीड पे जा रहे हो, अचानक एक गाड़ी सामने आती है और तुम ब्रेक लगाते हो। उस 1 सेकंड में स्पीड 100 से उतरकर 60 पर आ जाती है। तो मीटर तुरंत 60 दिखाएगा? बिल्कुल। स्पीडोमीटर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि पिछले घंटे तुम्हारी स्पीड क्या थी। और हाईवे पर जो ट्रैफिक पुलिस की स्पीड कैमरास होती है ना, वो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही पकड़ती हैं। ओ भाई, तभी चालान तुरंत कट जाता है। एवरेज के भरोसे कोई नहीं रहता। चलो अब स्पीड के वेक्टर जुड़वार भाई को जानते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। वेग यानी वेलोसिटी। यहाँ एक छोटी पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो जाएगी। हाँ, यहाँ फिक्स डायरेक्शन शामिल हो गई है। वेग का मतलब है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, या सिंपल कहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर राशि है और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। राइट। पर यार एक प्रैक्टिकल सवाल है। अगर दोनों की यूनिट मीटर्स पर सेकंड ही हैं और दोनों रफ्तार ही बता रहे हैं, तो आम जिंदगी में हम किसकी सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं? वेलोसिटी रियल वर्ल्ड में आखिर कहाँ यूज होती है? देखो, अगर तुम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड की टेंशन लो, क्योंकि सड़क ने तुम्हारा रास्ता और दिशा पहले से तय की हुई है। हाँ, वहां तो मुड़ना ही पड़ेगा जहां रास्ता जाएगा। पर इसका असली खेल तुम्हें हवा और पानी में समझ आएगा, यानी एविएशन और शिपिंग में। आसमान में कोई सड़क या साइन बोर्ड्स तो लगे नहीं है। वो तो है। अगर एक पायलट फ्लाइट उड़ाते वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बोले कि मैं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा हूं, तो कंट्रोल रूम वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ, वो पूछेंगे उड़ कहाँ रहे हो भाई? एग्जैक्टली। वो कहेंगे भाई उड़ा तो ठीक रहे हो, पर किस तरफ, नॉर्थ, साउथ या ईस्ट? अगर दिशा थोड़ी सी भी गलत हुई तो प्लेन दिल्ली की बजाय सीधा ओशन के बीचों बीच पहुंच जाएगा। वाह, हवा में तो सच में डायरेक्शन लाइफलाइन है। बिना उसके स्पीड किसी काम की नहीं। चलो अब अगर उस प्लेन या गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है घटानी हो, तो उसके लिए अगली स्लाइड देखते हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को काफी परेशान करता है। यहाँ लिखा है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी बदल रही है। फॉर्मूला दिया है a = v - u/t, जहां v फाइनल और u इनिशियल वेलोसिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम आराम से समझते हैं कि गाड़ी तेज हो रही है, पर स्लाइड के नीचे एक नोट है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब जब हम गाड़ी में ब्रेक दबाते हैं तो क्या वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है? हाँ दोस्त, बिल्कुल। आम जिंदगी में हमें लगता है एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रेस वाला पेडल दबा के गाड़ी भगाना है, पर फिजिक्स थोड़ी अलग नजर रखती है। फिजिक्स का अपना ही लॉजिक चलता है। वही तो, फिजिक्स की नजर में वेलोसिटी में आने वाला छोटे से छोटा बदलाव भी एक्सेलरेशन ही है। जब तुम ब्रेक दबाते हो तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है। राइट। अब फॉर्मूला के हिसाब से छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आगे माइनस का साइन तो आएगा ही ना। इसलिए मैथ्स के हिसाब से उसे नेगेटिव कहते हैं, जिसे रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ब्रेक लगाना बेसिकली ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाना है। अच्छा, ब्रेक ऑपोजिट दिशा का फोर्स है, ये समझने में अब काफी आसान हो गया। अब तक हमने पूरी थ्योरी तो समझ ली, पर अब इन सबको दिमाग में प्रिंट करने के लिए
अगली स्लाइड देखते हैं जहां से ग्राफ शुरू हो रहे हैं। ग्राफ्स बहुत ही विजुअली पावरफुल होते हैं। इस स्लाइड का नाम है दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। स्लाइड बताती है कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक कर्व यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनती है। हाँ, और यहाँ एक सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि इस ग्राफ का ढलान यानी स्लोप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। पर यार स्लोप देखकर स्पीड का अंदाजा कैसे लग रहा है? क्या एकदम खड़ी चढ़ाई जैसी लाइन का मतलब गाड़ी तेज चल रही है? एकदम परफेक्टली पकड़ा तुमने। इसे एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह विजुअलाइज करो दिमाग में। नीचे एक्स एक्सिस पर तुम्हारा समय आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस दिखा रहा है कि तुम कितनी दूरी तय कर चुके हो। अगर वो लाइन की ढलान बहुत स्टीप या एकदम खड़ी चढ़ाई जैसी है तो इसका मतलब है कि तुम एक्स एक्सिस यानी टाइम में थोड़ा सा ही आगे बढ़े, पर वाई एक्सिस यानी दूरी में तुम बहुत ऊपर चले गए। ओह, मतलब कम समय में ज्यादा डिस्टेंस निकल गया। और कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को ही तो हम तेज स्पीड कहते हैं ना। वहीं अगर ढलान लेती हुई सी है, मतलब टाइम लंबा निकल रहा है पर डिस्टेंस बहुत धीरे बढ़ रहा है। स्लाइड देखते हैं वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टेढ़ी ऊपर जाती लाइन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट। यहाँ दो और इनसाइट्स दिए हैं। पहली ये कि स्लोप देखो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, पर मैम दूसरी इनसाइट मुझे किसी जादू की तरह लग रही है। ऐसा क्या लिखा है? लिखा है कि ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का घेरा हुआ जो एरिया है, उस ज्योमेट्री के एरिया को कैलकुलेट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी मिल जाती है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं यार? मैं समझ सकती हूँ। ये कनेक्शन पहली बार में सच में किसी मैजिक ट्रिक जैसा ही लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सुंदर है। कैसे? मान लो ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है। वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ मिलकर एक रेक्टेंगल यानी आयत का शेप बना रही है। अब बताओ, एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है ना? एग्जैक्टली। यहाँ पर लेंथ क्या है? वो है हमारा टाइम एक्स एक्सिस पर, और ब्रेथ क्या है? वो है वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। हाँ। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी को टाइम के साथ। और याद करो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब v और t मल्टीप्लाई होंगे तो टाइम कट जाएगा और आंसर क्या आएगा? सीधा डिस्प्लेसमेंट। वाओ! ज्योमेट्री और अलजेब्रा आपस में मिलकर एक ही सच्चाई बता रहे थे। एरिया निकालना मतलब प्रैक्टिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लगाना। है ना मजेदार? ये तो सच में मेरा सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। चलो, अब फॉर्मूलाज की बात हुई है तो अगली स्लाइड पर आते हैं जो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की जान है, गति के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में साफ लिखा है कि ये इक्वेशंस तभी लगेंगी जब मोशन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा हो। 3 इक्वेशंस दी हैं। पहली v इक्वल्स u प्लस at, दूसरी s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2as। सही। सिंबल्स भी दिए हैं, जहां u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। पर यार मुझे डाउट है, एग्जाम में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि इन तीनों में से यूज कौन सी करनी है। इसका कोई आसान अप्रोच है पहचानने का? बहुत ही आम कंफ्यूजन है ये, और इसका ट्रिक बड़ा प्यारा और लॉजिकल है। इसे तुम मिसिंग वेरिएबल या SUVAT अप्रोच बोल सकते हो। SUVAT अप्रोच? ये क्या होता है? जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या डेटा गिवन है और क्या निकालना है। उसके बाद ये देखो कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका क्वेश्चन में ना तो जिक्र है और ना ही उसे निकालने को कहा गया है। अच्छा, जो एकदम मिसिंग है। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन में दूरी दी है और एक्सेलरेशन निकालना है, पर टाइम के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब उन तीनों इक्वेशंस को देखो, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें टाइम यानी t है ही नहीं? ओ, तीसरे नंबर वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली। बस उसे पकड़ो और वैल्यूज पुट कर दो। जो वैल्यू टोटली मिसिंग होती है वो खुद इशारा करती है कि कौन सी इक्वेशन उस सिचुएशन में अप्लाई करनी है। ये ट्रिक तो सच में बहुत लॉजिकल और टाइम सेविंग है यार। वैल्यूज लिखो और एलिमिनेट कर दो। चलो अब अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव यानी आज की लास्ट स्लाइड देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर का फाइनल बॉस है एक तरह से। यहाँ डेफिनेशन साफ है कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल से चलता है। सैटेलाइट का एक ग्राफिक भी है जहां स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2πr/t दिया गया है।
पर यहाँ स्लाइड पर एक बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। बड़ा बड़ा लिखा है कि इसे एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं और एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहती है। पर यार, अगर गाड़ी 40 की फिक्स स्पीड पर चल रही है, मीटर की सुई एकदम अटकी हुई है, तब भी एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? ये सच में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है सुनने में, पर इसे सिर्फ किताबी थ्योरी से नहीं, अपनी बॉडी पे एक्चुअली फील करके देखो दोस्त। बॉडी पर फील करूं? वो कैसे? मान लो तुम एक बड़ी सी एसयूवी में पीछे आराम से बैठे हो, गाड़ी सीधी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। अचानक सामने एक राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर आता है और ड्राइवर बिना ब्रेक दबाए स्टीयरिंग को जोर से गोल घुमा देता है। अच्छा, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा? मैं तो फुल फोर्स के साथ गाड़ी के दरवाजे पे जाके गिरूंगा यार, धम से। एग्जैक्टली वही फोर्स का झटका इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर वो गाड़ी बिना एक्सेलरेशन के एकदम यूनिफॉर्म मोशन में होती तो तुम अपनी जगह से हिलते ही नहीं। ओह, मतलब दिशा बदलने ने मुझे झटका दिया। हाँ, क्योंकि गाड़ी हर सेकेंड अपनी दिशा बदल रही थी, तुम्हारी बॉडी उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए फोर्स झेल रही थी। फिजिक्स ये मानती है कि डायरेक्शन का बदलना बिल्कुल उतना ही ताकतवर एक्सेलरेशन पैदा करता है जितना कि रेस देने पर स्पीड का बदलना। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा और हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। भाई, क्या कमाल का एक्सप्लेनेशन था ये। मतलब मोशन सिर्फ स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से भी डिफाइन होता है। बिल्कुल। तो दोस्त, आज हमने स्ट्रेट लाइन से शुरुआत करके सर्कल्स तक मोशन को हर संभव एंगल से देखा। पर जाने से पहले एक थॉट दिमाग में जरूर रखना। क्या थॉट? मोशन सिर्फ इन स्लाइड्स और इक्वेशंस में कैद नहीं है। जरा सोचो, जब एक भारी भरकम रॉकेट अर्थ से स्पेस की तरफ उड़ता है तो धरती की ग्रेविटी उसे पीछे खींचती है, हवा का फ्रिक्शन उसकी स्पीड को रोकना चाहता है और अर्थ का रोटेशन उसकी दिशा को अफेक्ट करता है। बाप रे, इतना सब कुछ एक साथ? हाँ, ये सारे वेक्टर्स, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन एक ही वक्त उस रॉकेट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। फिजिक्स सच में सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी मूवमेंट में जिंदा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।